हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि डिबेंचर क्या है। ये जो डिबेंचर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बेटा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा, है ना, जिससे हम लोग पैसे उधार पे ले सकते हैं पब्लिक से। वो क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि जैसे हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं ना, वैसे हम लोग डिबेंचर्स को भी क्या करते हैं? इशू करते हैं मार्केट में। ठीक है, जो इंसान शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है। बात क्लियर? लेकिन जो डिबेंचर्स खरीदता है वो कंपनी का मालिक नहीं बनता। वो कौन होता है बेटा? मनी लेंडर होता है। कौन होता है बेटा? मनी लेंडर, जो सिर्फ हमें पैसे दे रहा है उधार पे। बात क्लियर? तो हमें सबसे पहले यहां पर डिबेंचर्स चलिए डिबेंचर्स की हम लोग सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन देखते हैं। जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में हमें डिबेंचर्स के बारे में बताया गया है। क्या होता है डिबेंचर्स, समझेंगे। डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, कॉमा, बॉन्ड्स एंड एनी other instrument evidencing a debt। evidencing a debt मतलब क्या हुआ? जो एक उधार कंपनी में होता है। ठीक है, whether constituting a charge on the assets of the company or not। हाँ जी सर, मैं यही बात क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिबेंचर क्या इंक्लूड करता है अपने में? एक तो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के डेट को एविडेंस करता है। क्या करता है? कंपनी के डेट को एविडेंस, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो। चार्ज क्या होता है? हमने अपना कोई एसेट दिया और उसके बदले में हमें पैसा मिला उधार पे। ठीक है, तो चार्ज ऑन दी एसेट। समझ में आई बात? चार्ज का समझ में आया कि हमने अपना कंपनी का कोई एसेट दिया और उसके बदले में क्या ले लिया? पैसा। तो या तो हम लोग कंपनी का एसेट देकर पैसा ले सकते हैं या फिर बिना एसेट दिए भी पैसा ले सकते हैं। और पैसे कैसे लेंगे? डिबेंचर्स को या फिर बॉन्ड वगैरह को इशू करके। बात क्लियर है? चलो अब यहां पर हम लोग ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फीचर्स नहीं लिखवा रहा मैं आपको, क्योंकि फीचर्स जो है वो डिफरेंस में आ जाता है। हम लोग अभी यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं
डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो भैया यहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिस, फिर आएगा डिबेंचर्स और फिर आएंगे हमारे पास शेयर्स। ठीक है, पहला हमारे पास है फर्स्ट ओनरशिप। फर्स्ट क्या बेटा हमारे पास? ओनरशिप। तो सबसे पहले मुझे बताओ शेयर्स के बारे में बताएंगे। शेयर जो है बेटा क्या है ये बताओ। शेयर इज अ कैपिटल। कंपनी क्या होती है बेटा? शेयर कैपिटल होती है। देयरफॉर हेंस शेयर होल्डर इज दी, हाँ जी, शेयर होल्डर कौन होगा बेटा? ओनर होगा कंपनी का। क्या होगा बेटा? ओनर। ठीक है, डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स क्या है? कंपनी की बोरोइंग है बेटा। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज द बोरोइंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की बोरोइंग होती है, इसलिए देयरफॉर अ डिबेंचर होल्डर इज दी मनी लेंडर, है ना। डिबेंचर होल्डर कौन होगा बेटा? मनी लेंडर होगा। सेकंड पॉइंट, क्या होगा? सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं हम लोग। डिबेंचर होल्डर को और शेयर होल्डर को क्या रिटर्न मिलता है? तो बेटा शेयर डिबेंचर होल्डर जो है ना, गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। whether company earns profit or not। ठीक है, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करेगी या कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है बेटा? शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? गेट्स डिविडेंड। गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ओनली इफ द कंपनी अर्न्स, हाँ जी, क्या अर्न करेगी? प्रॉफिट। बिकॉज डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। बात क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। रीपेमेंट क्या हो भाई? रीपेमेंट कब होगा? रीपेमेंट डिबेंचर होल्डर को और शेयर होल्डर को पैसा वापस कब मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कब मिलेगा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। बात क्लियर? बट शेयर होल्डर को पैसा वापस कब मिलेगा? वाइंडिंग अप पे, जब कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी बेटा। डिसॉल्व हम यूज करते हैं पार्टनरशिप के लिए, कंपनी के लिए क्या यूज करते हैं? वाइंडिंग अप। ठीक है,
चलिए रीपेमेंट की बात करें तो डिबेंचर आर इश्यूड फॉर अ specified period. So therefore the amount of debentures is repaid on the due date, या फिर ड्यू डेट के आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सपायरी या एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है ना, एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन अगर हम बात करें किसकी बेटा, शेयर्स की, the amount of shares is not repaid during the lifetime of the company, during the lifetime of the company, but preference shares are issued, या preference shares have limited life and are redeemed on due date, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, इश्यू एट डिस्काउंट। हाँ जी, क्या हम डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते डिस्काउंट पे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, सिर्फ एक ऐसा शेयर है जो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, वो कौन सा है? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर्स जब आपका खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको शेयर्स और डिबेंचर्स की डिटेल थ्योरी क्लास दूंगा एक, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी थ्योरी है ना दोनों चैप्टर्स की, वो आपको कराऊंगा, ठीक है। वो थ्योरी काम कहाँ पे आएगी आपकी? 1 मार्कर में काम आएगी एक तो बोर्ड्स में, और वो थ्योरी कहाँ पे काम आएगी? मेनली CUET में काम आएगी। इस बार भी CUET में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के 194 मार्क्स आए थे, ठीक है। पता है ना 194 कैसे है? एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5, और गलत करते हो कितने नंबर करते हैं? 6, ठीक है। हाँ बेटा, माइनस, हाँ वही तो हो गया ना। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 6 नंबर ही कटेंगे ना, 5 नंबर कैसे कटेंगे? बात क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 5,
भाई सिक्योरिटी की बात करें अगर हम लोग, तो डिबेंचर्स में और may not be secured by the charge on the asset of the company। ये हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कंपनी के या फिर डिबेंचर होल्डर के? ये डिबेंचर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम लोग। कंपनी को फायदा क्या है, कंपनी का तो एसेट जा रहा है एक, लेकिन अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है तो फायदा किसको होगा, डिबेंचर होल्डर को फायदा होगा कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है पैसा देने में उनके, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं बेटा, कंपनी का एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर की बात कर रहे हैं। बट शेयर्स की बात करें तो शेयर्स बेटा कभी भी सिक्योर नहीं होते, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। किसी भी इंडिविजुअल का कंपनी खोलने का मेन मतलब क्या होता है, या मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि अगर उसको नहीं तो यार अगर कोई भी इंसान बिजनेस करेगा उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो मेन पॉइंट तो प्रॉफिट ही है ना, कमाना है ना, मेन गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन अगर कोई भी इंसान कंपनी की तरफ जाता है, कंपनी खोलने की तरफ जाता है, तो उसके दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली, शेयर्स इशू करना, शेयर्स इशू करके वो पब्लिक से पैसे उधार ले सकता है बिना अपना कोई एसेट चार्ज पे दिए, बिना अपना कोई एसेट चार्ज पे दिए। समझ में आई बात? तो फ्री ऑफ चार्ज है, और वो पैसे भी रिटर्न में कब आएंगे, कब देना पड़ेगा मुझे, जब कंपनी क्या हो जाएगी, बंद, है ना, कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, शेयर्स की बात करें, तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी में। क्या होती है? तो ये दो चीजों की वजह से, मेनली ये दो चीजों की वजह से कंपनी की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, कंपनी खोलने की तरफ। ठीक है, हालांकि पब्लिक लिमिटेड तो बहुत कम लोग खोलते हैं, अधिकतर लोग क्या खोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं। ठीक है, बट प्राइवेट लिमिटेड में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। मेंबर्स सिर्फ कितने होते हैं, मैक्सिमम 200। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, वोटिंग राइट। बेटा वोटिंग राइट के डिबेंचर होल्डर को मिलता है क्या, डिबेंचर होल्डर को किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा ना। तो कौन है ओनर, शेयर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता, किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, हैव अ राइट टू वोट इन दी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वोट करने का इनके पास राइट होता है। बेटा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है हमारा कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। लेकिन क्या हम शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं।
हम शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है यार, एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर हमने कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करा है तो हम लोग सिर्फ उस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और सिक्योरिटी में, ठीक है। अदरवाइज इक्विटी शेयर तो होता ही नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर हो सकता है बट क्या होना चाहिए, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8। अच्छा, रिस्क किसमें ज्यादा होगा? रिस्क ऑब्वियसली बात है ना। तो डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ। आर रिलेटिवली सेफ but shareholders are at greater risk. But shareholders are at greater risk. Last point, point number 9. Priority as to repayment of principal. Priority as to repayment of principal amount. हाँ जी, क्या बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है वाइंडिंग अप की। जब कंपनी अगर बंद हो रही है ना, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले हम पैसा किसका देंगे? डिबेंचर होल्डर्स का। तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स is made before the payment of share capital. Before the payment of share capital की पेमेंट से पहले हम लोग डिबेंचर्स का पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। और ये बेटा वाइस वर्सा। क्लियर? वाइस वर्सा समझ में आ गई ना? मैं सोच रहा हूँ आपको थ्योरी कराई देता हूँ ना, डिबेंचर्स की ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो मैं आपको पूरी थ्योरी करा देता हूँ डिबेंचर्स की। शेयर्स की थोड़ी ज़्यादा थ्योरी है तो वो बाद में कर लेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो भैया हमारे पास जो है काफ़ी अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हैं जो हमने बेसिकली 4 बेसिस में डिवाइड करे हुए हैं। फर्स्ट बेसिस है हमारा सिक्योरिटी, सेकेंड है रिडेम्पशन, थर्ड है हमारा रजिस्ट्रेशन, और फोर्थ है बेटा हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, ध्यान समझते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में हमारे पास 2 टाइप के डिबेंचर हैं। पहला हो गया हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा क्या हो गया बेटा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा होगा यार, सिक्योर्ड डिबेंचर कौन सा डिबेंचर होगा? जिसपे हमने क्या करा होगा? चार्ज क्रिएट करा होगा।
ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, हमने क्या क्रिएट करा होगा बेटा, चार्ज। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन सा है, जिसपे कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। ठीक है, नो चार्ज क्रिएट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होगा ये। बात क्लियर है? सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनको हमने इशू करा है, बट जो हमने पैसे लिए हैं पब्लिक से, वो अपना कोई एसेट चार्ज करके पैसे लिए, है ना, यानी कि सिक्योर डिबेंचर है वो। अगर हम बाद में जाकर अगर कहीं डिफॉल्ट करते हैं कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर वो एसेट को बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हैं। बट अनसिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनमें हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं करा हुआ, सिर्फ पैसे लिए हैं उधार पे बिना कोई सिक्योरिटी के, विदाउट एनी सिक्योरिटी। रिडेम्पशन में हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर, और दूसरा है बेटा हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया कि जब ऐसे डिबेंचर जिनका हमें पैसा वापस करना है आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। लिखो भाई, these are repayable at the end of the specified period। समझ में आई बात? बट इरिटेबल कौन से होते हैं? These are repayable only at the time of, हाँ जी, कब होंगे? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होगी तब हम क्या करेंगे, इन डिबेंचर्स का पैसा वापस करेंगे। ये कौन से डिबेंचर्स है बेटा? इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में हमारे पास हो गए 2 टाइप। एक तो होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, और एक कौन से हो गया बेटा हमारे पास? अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर कहां पे रजिस्टर्ड होंगे बेटा? दीज डिबेंचर्स आर रजिस्टर्ड in the company's record, in the company's record। ठीक है, और जो हम लोग पेमेंट करेंगे ना यहाँ पे, वो किसको करेंगे? जिसका नाम होगा रजिस्टर में, यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर करेंगे। किसको करेंगे बेटा? रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कोई भी डिबेंचर लेके आ गया मैंने उसको पैसे वापस दे दिए, ऐसा नहीं होगा। जिसका नाम रजिस्टर पे लिखा होगा उसको ही पैसा वापस मिलेगा। बट अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से हो गए? जिनका नाम, या फिर ऐसे डिबेंचर जो रजिस्टर्ड नहीं होते। दीज आर नॉट रजिस्टर्ड इन दी कंपनीज रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट होगी ना यहां पर हम लोग मेयर डिलीवरी से कर देंगे। मेयर डिलीवरी का मतलब क्या हुआ कि जो भी लेकर आएगा, XYZ कोई भी अगर लेके आएगा इंसान,
उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। जिसके पास डिबेंचर होंगे, बेसिकली जिस भी इंसान के पास डिबेंचर होंगे उसको हम लोग पैसा दे देंगे। ठीक है भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और आ गया फिर हमारे पास ना, देखो ध्यान सुनना। जिनके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, क्या वो नॉर्मली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने डिबेंचर, किसी को बेच सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या वो अपने डिबेंचर किसी को बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो बेचेंगे तो कंपनी को बताना पड़ेगा और कंपनी के रजिस्टर में जिसको डिबेंचर बेचा है उसका नाम लिखवाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन जिसके पास अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं उसको कंपनी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने किसी दोस्त को डिबेंचर दे दिए, बस दे दिए, वो कंपनी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज वहां पे पेमेंट जो करेगी ना कंपनी, वो किसको करेगी? जिसके पास डिबेंचर होंगे। जिसके पास, जरूरी नहीं है जिसने खरीदे थे, फर्स्ट जो ओनर है उसी के पास हो, ये जरूरी नहीं है। बात क्लियर है? कन्वर्टेबल कौन से होंगे भाई? दो होंगे, कन्वर्टेबिलिटी में दो आते हैं, एक तो कन्वर्टेबल और एक कौन से होंगे बेटा? नॉन कन्वर्टेबल। भाई नाम से पता लग रहा है ये तो हमें। कन्वर्टेबल कौन से होंगे? कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होंगे? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? ठीक है, चलो अगर हम बात करें यार अपनी अकाउंटिंग की, देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अगर डिबेंचर को इशू करना है हमें, तो यहां पे भी हम लोग डिबेंचर को इशू कर सकते हैं दो तरीके से। या तो किसमें? हाँ जी, कैश में, या फिर किसमें बेटा? अदर देन कैश। मैंने बोला ना आपको 90% जो है वो शेयर है, सिर्फ 10% ही अलग है जो हमें लास्ट में पढ़ना है, और वो 10% में से क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से। ये जो भी 90% करेंगे ना हम लोग चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, 10% से ही आएगा, बट भाई कराना तो पड़ेगा ना सारे क्वेश्चंस। बात क्लियर? हालांकि मुझे इस चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन ही कराने हैं सिर्फ आप लोगों को, और उस 15 से 20 क्वेश्चन में से ही पेपर में आना है, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चन तो हम लोग शेयर्स में कर चुके हैं ना, तो शेयर का आ जाए या डिबेंचर का आ जाए, बात तो बराबर। बात क्लियर? या तो कैश में इशू कर सकते हैं, फिर किसमें कर सकते हैं बेटा? अदर देन कैश। अगर हम कैश में इशू करेंगे तो हमें पैसा या तो लमसम मिल जाएगा या फिर किस में मिलेगा? किस में मिलेगा बेटा? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट पता ना कितनी है अपने पास? भाई 4। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर क्या हो सकती है? फाइनल कॉल भी हो सकती है। मैक्सिमम कितनी होंगी? 5। भाई समझ में आई बात? इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी? मैक्सिमम 5, जैसे शेयर्स में होती थी, 5 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अदर देन कैश की बात करें तो अदर देन कैश के अंदर हमारे पास वही 4 चीजें हैं। या तो हमने क्या खरीद लिया? कोई एसेट खरीदा हमने, या फिर हमने किसी का क्या खरीदा बेटा? बिजनेस खरीद लिया, या फिर हमने सर्विस ली है। तो सर्विस किससे लेंगे हम लोग? एक तो अंडर राइटर से, और किससे लेंगे बेटा? प्रोमोटर से। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? और ये सब चीजें, हाँ जी ध्यान देना, ये सब चीजें
हम लोग इशू कर सकते हैं या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे या फिर बेटा डिस्काउंट पे। तो एक तो हमें यहां पर नया टॉपिक जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा, डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे डिबेंचर्स कैसे इश्यू होंगे। ठीक है, पार प्रीमियम पे तो हम करके आ चुके हैं शेयर्स के अंदर, सेम वैसे ही यहां पे भी इश्यू होंगे। अच्छा एग्जांपल देख लें फिर एक फटाफट। ठीक है, तो अपने पास पहला टॉपिक जो है वो करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिबेंचर्स इशूड इन कैश। हमने डिबेंचर को हाँ जी कैश में इशू करा है। बात क्लियर? डिबेंचर्स इशूड इन कैश के अंदर पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, लमसम। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ABC लिमिटेड है, उसने यहां पे इशू करे 1000 10% डिबेंचर, 1009% डिबेंचर कर लेते हैं, 1009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ऑल दी debentures were subscribed and application money duly received, pass journal entry। भाई सेम है, लमसम क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। सारे के सारे डिबेंचर हमारे क्या हो गए, सब्सक्राइब। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है सब्सक्राइब का, या तो क्या होंगे फुली सब्सक्राइब, या क्या होंगे ओवर, या क्या होंगे अंडर। बस यहां पे कॉन्सेप्ट किस चीज का नहीं है। अगर कोई डिबेंचर होल्डर हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने से रह जाता है, या कोई भी डिबेंचर होल्डर हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता, तो हम उसके डिबेंचर फॉरफिट नहीं कर सकते। तो यहां पे फॉरफीचर रीइश्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बात क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए ये सब पढ़ने हैं हमें दोबारा से, और इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, परफेक्टली ओवर और अंडर सब्सक्राइब। बात क्लियर? तो करीबन हमारे पास यही कॉन्सेप्ट के अराउंड मान के चलो 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है इन कॉन्सेप्ट के जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। बाकी टोटल 58 क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो कितने बचे, 30, करीबन 30 क्वेश्चन नए हैं जो हमें यहाँ पे करने हैं। क्लियर? सॉल्यूशन क्या होगा इसका ये बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, पहले क्या एंट्री पास होगी, बैंक की, पैसा रिसीव होगा ना अपने को, तो यार बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई बात समझ में आई? शेयर एप्लीकेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, डिबेंचर। शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा, बस ये समझना। क्लियर? शेयर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिबेंचर। अमाउंट कितना है, 10,000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए हो गए। और अधिकतर पार वैल्यू जो होती है ना डिबेंचर की, वो मोस्टली कितने रुपए होती है, 100 रुपए होती है। जैसे शेयर में कितनी होती है, 10, डिबेंचर में कितनी होती है, 100। मोस्टली क्वेश्चन में मिलेगा आपको। सेकंड, भाई डिबेंचर एप्लीकेशन को अब मैं अपनी लाइबिलिटी में ट्रांसफर करूंगा ना, तो क्या डिबेंचर कैपिटल आएगा? वहां तो शेयर कैपिटल आता था, तो क्या डिबेंचर कैपिटल आएगा? नहीं भाई, कैपिटल थोड़ा ना डिबेंचर। क्या आएगा, परसेंटेज डिबेंचर। क्या आएगा बेटा, परसेंटेज डिबेंचर।
परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ये हमारी लायबिलिटी है। कितने रुपए? वही अपना 1 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये परसेंटेज क्या है बेटा? ये इंटरेस्ट है। ये क्या है बेटा हमारे पास? इंटरेस्ट। कि हमने जो डिबेंचर इशू करे हैं ना, वो 9% इंटरेस्ट के डिबेंचर इशू करे हैं। कितने परसेंट इंटरेस्ट के? 9% इंटरेस्ट के। क्लियर? हाँ, लिखना पड़ेगा बेटा। अगर हमें परसेंटेज गिवन नहीं है तो खाली परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खाली परसेंटेज डिबेंचर। बट अगर हमें परसेंटेज गिवन है 9, 8, 6, 7 जितना गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा वो। क्लियर? सेकंड लिखो टॉपिक, इंस्टॉलमेंट। फटाफट लिख लो यार, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, दिमाग भी नहीं लगाना आपको। बेसिक क्वेश्चंस हैं, फटाफट कर लेते हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा ना यार। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ABC लिमिटेड ने इशू करे 1009% डिबेंचर। 1000 डिबेंचर इशू करे 9% के रेट पे। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का डिबेंचर है। बाइफ्रकेशन है इसका कितना? हाँ जी, 20, 30, 20, 30। 20 रुपए क्या है? एप्लीकेशन। 30 रुपए क्या है? अलॉटमेंट। 20 रुपए क्या है? फर्स्ट कॉल। 30 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है भाई, वही अपना ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड call money duly received, pass journal entry। करे पास? हाँ जी, तो वही अपने पास तो यार 4 एंट्रीज पास होंगी। कितनी? 4, 8। ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया बेटा? 20,000 रुपए हो गया। सेकेंड एंट्री, अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग कहां पे शिफ्ट करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? परसेंटेज डिबेंचर। कितना परसेंट है? 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर अकाउंट, 20,000 को हम लोग 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर थर्ड एंट्री क्या होगी डिबेंचर अलॉटमेंट की? तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितने रुपए? 1000 डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए। कितना आ गया बेटा? 30,000 रुपए आ गया। और फोर्थ एंट्री क्या पास होगी? बैंक रिसीव हो जाएगा पैसा हमें। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट कॉल की। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 1000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 रुपए की। कितना आ गया बेटा? 20,000 रुपए आ गया। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 20,000 रुपए हमें यहां पर रिसीव हो जाएंगे। वेरी गुड, फर्स्ट कॉल आएगा। वही चेक कर रहा था मैं।
फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपए, ठीक है। सेवेंथ एंट्री कौन सी होगी भाई, सेकंड कॉल की, क्या लिखेंगे हम लोग, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 1000 मल्टीप्लाई कितने रुपए है, 30 रुपए, 30,000 रुपए आ जाएगा। और एंट्री नंबर 8, अब पैसा रिसीव हो जाएगा हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए बेटा, 30,000 रुपए। डन। तो आपके जो होमवर्क में क्वेश्चंस हैं वो लिखो। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं याद से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।